नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। शाम के 6:30 बजे हैं। दिन भर क्या घटा है प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के दौरे पर किस तरह वहां के लोगों को मिली है सौगात, और कासगंज में हुई निर्मम हत्या में एक लंबे समय के बाद किस तरह आया है फैसला। इन तमाम खबरों पर रहेगी नजर। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे से जुड़ी हुई खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और आज वहां पर उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को सौगात दी। उन्होंने मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए मेहनत जरूरी है और खेलकूद की प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 10 साल में खेल ने नई जगह बनाई है। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि हर गांव में एक खेल का मैदान हो। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे से जुड़ी हुई। सुशील हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं गोरखपुर से। सुशील, आप बड़ी सौगात गोरखपुर वासियों के लिए। देखिए, तो आप बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में पहुंचे थे और कल से लेकर आज तक उन्होंने नए साल का तोहफा दिया है गोरखपुर वासियों को। सबसे पहले अगर कल की मैं थोड़ी बात आपको जानकारी दे दूं तो कल 1533 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है जनता इंटर कॉलेज ने। तमाम विकास के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया था। आज सुबह वो रुद्राभिषेक और जो है पूजा हवन करने के बाद उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की और उसके बाद सीधे जनता दर्शन में पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले वो गौशाला गए, गायों को गुड़चना खिलाया, उसे अपना स्नेह दिया। उसके बाद जनता दर्शन में दूर दराज से आए हुए फरियादियों की उन्होंने फरियाद सुनी और उसके बाद एक एक फरियादियों की फरियाद सुन करके अधिकारियों को वहां पर मौजूद जो है उन्हें निर्देशित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे जो है तकिया घाट पहुंचे थे, जहां पर जल शोधन के जो पॉइंट बनाया गया है, यानी जो शहर के जो तमाम पानी जो नालियों की पानी है उसे रिफाइंड करके जो नदियों में गिराया जा रहा है, उसको उस जगह का वो निरीक्षण करने गए थे और बाकायदे वहां पर अधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उसके बाद वो सीधे ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक रैन बसेरे का जो है उद्घाटन किया है। 2 करोड़ 70 लाख के आसपास वहां पर तकरीबन 36 कमरे के साथ साथ 7 बड़े हॉल हैं और साथ ही वहां पर सैकड़ों की संख्या में आए हुए जो जरूरतमंद थे, जो निराश्रित लोग थे या गरीब थे, उन्हें उन्होंने कंबल और भोजन वितरण किया है। उसके बाद वो फिर सीधे गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे और उसके बाद कुछ देर बाद विश्राम करने के बाद वो 2 बजे सीधे राजेंद्र नगर के स्थित जो है भाटी विकास नगर में पहुंचे थे और वहां पर भाटी बिहार पहुंचने के बाद वहां पर मिनी स्पोर्ट स्टेडियम का उन्होंने सौगात दिया है। और ये उनके खुद की विधायक, क्योंकि सदर से वो खुद विधायक हैं, तो ऐसे में अपनी विधायक निधि से जो है उन्होंने जीडीए के उस 2 एकड़ की जमीन पर तकरीबन जो है 5.23 करोड़ के लागत से मिनी स्टेडियम बनाया गया है, जिसमें शूटिंग से लेकर के, बैडमिंटन से लेकर के, हॉकी से लेकर के जो है वॉलीबॉल सहित तमाम स्पोर्ट्स के जो है खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधा मुहैया हो सके, उसको लेकर के उन्होंने सौगात दी है। तो एक बड़ी उपलब्धि है गोरखपुर वासियों को, जिसको लेकर मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है और इस सब सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हुए। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी सौगात की घोषणा कर दी कि इंटरनेशनल जो स्टेडियम यहाँ पर देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहुत जल्द ही इसकी भी शुरुआत होगी। तो आप समझिए कि खिलाड़ियों के लिए कितनी बड़ी सौगात है। अब उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी गोरखपुर में रह करके वो अपने खेल को और आगे बढ़ा सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने जिले के साथ साथ अपने प्रदेश और देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। जी सवाल। ठीक है सुशील, इस बहुत जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए और किस तरीके से गोरखपुर के लोगों को सौगात मिल रही है, आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर आपको लखनऊ से बताएंगे, जहां पर एनआईए की कोर्ट ने चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में आज 28 लोगों पर सजा का ऐलान किया। ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। चंदन गुप्ता हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एनआईए की कोर्ट ने सभी दोषियों को 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और जैसे ही कोर्ट से इस न्याय की खबर को
चंदन गुप्ता के परिजनों ने सुना, उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। कोर्ट के बाहर परिजनों ने मिठाई बांटी। ये बताता है कि एक लंबे वक्त से परिजनों को इंतजार था चंदन के गुनहगारों को सजा दिलाने का, और उस मामले में आज जब एनआईए की कोर्ट ने सजा का ऐलान किया तो चंदन गुप्ता के परिवार वालों के चेहरे खुशी से चमक उठे। उन लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर। और इसी खबर पर एहसन हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं। एहसन, कितना पुराना ये मामला था एनआईए की कोर्ट में और किस तरीके से इसमें 28 लोगों को सजा हुई? शबाब जी, बिल्कुल देखिए 6 साल 11 महीने और 7 दिन आज इस पूरे मामले को हो चुके हैं। 2018 के 26 जनवरी का दिन ये पूरा हादसा और हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उस दौरान हुआ कुछ नहीं था कि 26 जनवरी के दिन जहां एक तरफ रिपब्लिक डे के जश्न में पूरा कासगंज जिला डूबा हुआ था, उसी दौरान एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, जहां बताया गया कि 2 गुटों का झगड़ा हुआ और उस दौरान कुछ लोगों द्वारा चंदन गुप्ता को जमकर अपहृता की गई और बेरहमी से उसको पीटा गया। इसके चलते उस वक्त मौके पर ही चंदन गुप्ता की मृत्यु हो गई थी। इस मामले को लेकर उनका परिवार जो है वो कोर्ट तक जाता है। सबसे पहले इस मामले को जो है कई जगह इस मामले की जो सुनवाई है वो ट्रांसफर हुई, एटा ट्रांसफर हुई, उसके बाद लखनऊ ट्रांसफर हुई और फिलहाल जो है अब फाइनली जो चंदन गुप्ता के घर वाले थे उनको न्याय मिला और जो चंदन गुप्ता के गुनहगार थे उनको दोषी करार दिया गया है और उनको सजा हुई है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की। ये पूरे 28 ऐसे दोषी हैं जिनको उम्र कैद की सजा हुई है और इसमें से 2 ऐसे आरोपी भी हैं जिनको कल कोर्ट ने बरी कर दिया था। और चंदन गुप्ता के घराने का ये कहना है कि जो 2 लोगों को रिहा किया गया है उनको भी जेल तक पहुंचाने के लिए अपील हाईकोर्ट में चंदन गुप्ता के घर वाले करेंगे। और इसी के साथ साथ जो चंदन गुप्ता की माता थी उन्होंने जलपान त्याग दिया था। उनका कहना था कि जब तक उनके बेटे को न्याय नहीं मिलेगा, उनके बेटे के कातिल हवालात तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो जलपान नहीं ग्रहण करेंगी। जी समाप्ति। ठीक है एहसन, आप नजर बनाए रखिए, आगे खबर पर जो भी अपडेट होगा फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। लखनऊ के बाद अगली खबर मुरादाबाद से आपको बताएंगे, जहां पर जाने माने कवि कुमार विश्वास का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। कुमार विश्वास इस वीडियो में सैफ अली खान के बेटे पर तंज कस रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने मायानगरी पर यह तीखा व्यंग किया है। उन्होंने कहा कि लोकप्रियता और पैसा हमसे लोगे, तीसरी शादी से बेटे का नाम आक्रमणकारी पर रखोगे, देश की भावना को समझना पड़ेगा। ये बात कुमार विश्वास ने कही है और आज सोशल मीडिया पर उनका ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले कुमार विश्वास ने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा के शादी पर भी तंज किया था। शहनवाज हमारे सहयोगी मुरादाबाद से हमारे सहयोगी सीधे जुड़ चुके हैं। शहनवाज, कुमार विश्वास का ये बयान बड़ा विवाद पैदा कर रहा है। चूंकि बयान तो सबने सुना, क्या इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है या किसी तरीके का कोई एक्शन रिएक्शन? देखिए, बिल्कुल इस पर जो है प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। मुरादाबाद के जो पूर्व सांसद है डॉक्टर एस.पी. असद, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है और उन्होंने ये प्रमाण मांगा है कि जिस नाम को उन्होंने जिस टिप्पणी की है कि वो आखिर कैसे आक्रमणकारी है, और इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो मुरादाबाद के एक नीति कार्यक्रम में कुमार विश्वास पहुंचे थे और उन्होंने मंच से ये भाषण दिया था और कहीं न कहीं पूरी तरह से बड़ी संख्या में वह छात्र छात्रा थे। हालांकि मीडिया की एंट्री वहां नहीं थी। सोशल मीडिया पर खूब ये वायरल हो रहा है। मुरादाबाद में तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पे आ रही है। कुछ लोग पॉजिटिव तो कुछ लोग निगेटिव बात इस पर रख रहे हैं और लगातार उन्होंने इस बयान में अपने साफ तौर पर कहा है कि माया नगरी में बैठे लोगों को समझना होगा कि आप देश क्या चाहता है। उन्होंने कहा है कि आप पैसा हमसे लोगे, टिकट हमसे लोगे और तमाम तरह की उन्होंने बातें की
और नाम ऐसे आक्रमणकारी के ऊपर रखोगे जिसने देश में आने के बाहर से बहन बेटियों के साथ रेप किया। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही है। सोशल मीडिया पर जो है चर्चा का विषय बनी हुई है बातें, और सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कुमार विश्वास शहनवाज, आज इस पूरे बयान को लेकर के मैं सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि असल में कुमार विश्वास राज्यसभा जाना चाहते हैं और बीजेपी ने उनको स्क्रिप्ट दी है कि तुम कितनी नफरत फैला सकते हो, वही काम कुमार विश्वास कर रहे हैं, अपनी लॉयल्टी साबित कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इन चीजों में? देखिए बिल्कुल ये जो मैं देख रहा हूँ इस पर, जब ये बयान जारी हुआ और ये बयान जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है, तो उसके बाद से ही लगातार समाजवादी पार्टी के नेता हो चाहे अन्य वो हो पॉलिटिकल लोग हो, वो इस पर प्रतिक्रियाएं अपनी दे रहे हैं। उन्होंने इस तरह से लिखा है कि कुमार विश्वास जो है वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, इसलिए भाजपा को कहीं ना कहीं वो इस तरह के बयान देकर पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा अब समाजवादी पार्टी के नेता सोशल मीडिया के माध्यम से लिख रहे हैं। लेकिन कुमार विश्वास के बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर इस तरह के बयान देते रहते हैं। पहले से ही उनके जो बयान है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहते हैं और वो इस तरह के बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं। तो कुमार विश्वास का ये पहला कोई ऐसा बयान नहीं है, इस तरह के बयान उनके आते रहते हैं। जी हालांकि इस तरीके के हाल फिलहाल में जो 2 बयान आए हैं उनके, वो बड़ा चर्चा का केंद्र हैं। इससे पहले शहनवाज उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के कहा था कि घर का नाम रामायण और तमाम दूसरी बातें, उनकी शादी को लेकर के उन्होंने कमेंट किया था, और अब सैफ अली खान को लेकर के। तो ये मौजूदा वक्त में तमाम तरीके के विवादों को पैदा कर रहा है। आप नज़र बनाए रखिए, आगे क्या इस खबर पर अपडेट होंगे, फिर आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर के लिए आपको लिए चलेंगे महाकुंभ, जहां पर आतंकियों को लेकर के खुफिया अलर्ट जारी हुआ है। कहा यह जा रहा है कि महाकुंभ में अघोरी बनकर आतंकी घुस सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। महाकुंभ को लेकर स्लीपर सेल भी एक्टिव है और साधुओं के वेश में अब पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। महाकुंभ से जुड़ी हुई, क्योंकि जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने कुंभ को लेकर के दहशत फैलाने की बात कही है, उसके बाद से सभी खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और ये बात कही जा रही है कि अघोरी बन के जो आतंकी हैं वो घुस सकते हैं महाकुंभ में, और अब स्लीपर सेल भी एक्टिव हो गई है। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। अमित, तो क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार कुंभ मेला को टारगेट करने के लिए जो आतंकवादी संगठन हैं वो लगातार धमकी दे रहे हैं, जैसे चाहे आतंकी पन्नू हो समेत तमाम जितने आतंकी संगठन है, क्योंकि सनातन का विश्व का सबसे बड़ा मेला जो है महाकुंभ प्रयागराज में लगा है, जिससे देश ही नहीं पूरे विश्व की निगाह है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे करोड़ों लोग आने वाले होते हैं, तो ऐसी जगहों को ये जो आतंकी वो टारगेट बना के करने का प्रयास करते हैं कि जिससे उनकी जो गलत गतिविधियां हैं वो दुनिया में पूरी फैले। तो ऐसी चीजों को लेकर लगातार चीजें जो होती रहती है, तो इनपुट मिले हैं, इंटेलिजेंस को भी मिले हैं और जो सुरक्षा एजेंसीज को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं साधु बन के आ सकते हैं, अघोरी बन के आ सकते हैं और संत भी बन के आ सकते हैं। किसी न किसी तरीके से यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करने में प्रयासरत रहे हैं। तो ऐसे लोगों को लगातार अब चिन्हित किया जाने लगा है और जो हर एक को इसमें आइडेंटिफाई, सभी अखाड़े जो हैं वो स्वयं अब इस काम में उतर गए हैं। वो स्वयं अपने यहाँ कोई भी ऐसे अनजान साधु संत या अघोरी को एंट्री ही नहीं होने दे रहे हैं और उनको अगर कोई संदिग्ध लग रहा है तो तुरंत वो इंटेलिजेंस या जो सुरक्षा एजेंसी जो वहाँ काम करेगी तुरंत उनको सूचना देने के लिए कहा गया है। और साधु संत स्वयं इस चीज को एक्टिव हो गए, तो इसलिए अब ये भी सवाल अब ये नहीं रह गया कि अघोरी बन के वो कहीं भी एंट्री कर लेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता है। उनके लिए भी अब अखाड़े जो है वो खुद अपने जो नागा सेना है और जो उनके साधु संत है वो खुद ही एक्टिव हो गए हैं। तो वहां पे भी अब प्रश्न ये भी जो कयास अपने लिए लगा रहे थे कि इसके इस तरह से वो एंट्री कर सकते हैं, तो वो भी अब संभव हो जाएगा। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। प्रयागराज के बाद अगली खबर संभल से आपको बताएंगे, जहां पर संभल दंगों में एक बड़ा अपडेट आया है। एसपी पर गोली चलाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर।
पुलिस ने आरोपी शहबाज को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से कारतूस बरामद किए गए हैं और पुलिस पर हमला करने का शहबाज पर आरोप लगा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर संभल से, जहां पर पुलिस पर गोली चलाने वाले आरोपी शहबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कप्तान पर गोली चलाने का शहबाज पर आरोप है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर संभल से आपके टीवी स्क्रीन पर। पुलिस पर गोली चलाने वाले शहबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके पास से कारतूस भी बरामद किए गए। फिरोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी संभल से जुड़ चुके हैं। फिरोज, क्या है पूरी एग्जैक्ट जानकारी और पुलिस ने किन आधार पर इसकी गिरफ्तारी की है? शाबाश जी, जिस तरीके से 24 तारीख को संभल के अंदर हिंसा होती है, उस हिंसा में ये जो साजिद और शाहबूज है और ये अदनान का दोस्त है, जिसको अभी 2 दिन पूर्व दिल्ली से उसको गिरफ्तार किया गया था, उसकी ही निशानदेही पर अब इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि इसका बड़ा आरोप है जिस तरीके से इसने हिंसा के दौरान एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के ऊपर गोली चलाई थी। इसके साथ साथ पुलिस ने वो तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं जो इसके पास से मिले हैं। साथ ही इसके आपराधिक इतिहास होने की बात भी सामने आ रही है, तो इसका आपराधिक इतिहास भी तलाशा जा रहा है। वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से संभल में हिंसा होती है, हिंसा के पीछे ये साजिद जो है और शाहबूज, इसका बड़ा हाथ बताया जा रहा है और पुलिस ने गंभीर धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। करीब आधा दर्जन से भी अधिक इस पर मुकदमे फिलहाल दर्ज है और बाकी जो इसका आपराधिक इतिहास है वो खंगाला जा रहा है। वहीं जब हमने पुलिस से पूछने की कोशिश की तो पुलिस ने बताया है कि अभी फिलहाल इसका जो इतिहास है इसको खंगाला जा रहा है और भी इसकी जांचें चल रही है। फिलहाल इसको पुलिस ने जेल भेज दिया है। जी फिरोज, इसकी गिरफ्तारी के बाद, शहबाज की गिरफ्तारी के बाद अब तक संभल हिंसा में कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है? शवाब भी आपको बता दें, जिस तरीके से संभल में हिंसा होती है उसके अगले दिन के बाद ही मुकदमा दर्ज हो जाता है थाना नकासा कोतवाली में। उसके बाद से अलग अलग दिन अब तक करीब 55 से 57 के बीच गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और अभी फिलहाल पुलिस उन लोगों की पूरी तलाश कर रही है जो 95 लोग अभी पुलिस की पहली लिस्ट में शामिल है। लगातार पुलिस की जो टीमें हैं, खुद की एजेंसी है और जो स्थानीय पुलिस की टीमें हैं, वो लगातार इन उपद्रवियों की तलाश में लगी हुई है। जिस तरीके से पहली दिल्ली के अंदर भी छापेमारी की है पुलिस ने, इसके अलावा मेरठ के अलावा बागपत में भी सुना जा रहा है कि जो यहाँ के उपद्रवी हैं वो अलग अलग छिपे हुए हैं, यहाँ तक कि लखनऊ भी पहुंच चुके हैं। ये सूत्रों के हवाले से पता चला है। वही जिस तरीके से पाकिस्तान में भी कारतूस पाए गए थे, इसके अलावा आपको बता दें कि एक बड़ा मामला जिस तरीके से सामने आया है सूत्रों के हवाले से, तो ये दाऊद कनेक्शन भी इस हिंसा का बताया जा रहा है। ठीक है फिरोज, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी जो अपडेट्स होंगे फिर आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर उत्तराखंड से। देहरादून में अवैध मदरसों की जांच के लिए टीमें बना दी गई हैं और उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर नकेल कसी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। बिना रजिस्ट्रेशन वाले मदरसों की रिपोर्ट मांगी गई है। जिलाधिकारी ने मदरसों के सर्वे कराने के भी निर्देश दिए हैं। मदरसों में अवैध फंडिंग की भी जांच होगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देहरादून से, जहां पर अवैध मदरसों को लेकर के जिला प्रशासन सतर्क हो गया है, एक्टिव हो गया है और जो बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसे चल रहे हैं उनको लेकर के जिलाधिकारी ने रिपोर्ट मांगी है। जिलाधिकारी ने कहा है कि मदरसों में फंडिंग का जरिया क्या है, मदरसों में किस तरह पैसा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, इन तमाम जानकारियों को जल्द से जल्द साझा किया जाए। वो मदरसे जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, बिना किसी तथ्य के चल रहे हैं, उन पर
आने वाले समय में एक्शन लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है देहरादून से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अवैध मदरसों पर शिकंजा उत्तराखंड में कसेगा। जिलाधिकारी देहरादून ने इस बात के निर्देश दे दिए हैं कि मदरसों की फंडिंग, मदरसों का रजिस्ट्रेशन समेत तमाम बिंदुओं पर जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाए। मदरसा बोर्ड और तमाम डिपार्टमेंटल लोगों को जांच के लिए कह दिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सचिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। सचिन, क्या है पूरी जानकारी, डिटेल में बताइए। देखिए, सरकार, उत्तराखंड सरकार की जो सबसे बड़ी पहल है, जिस तरीके से उत्तराखंड की बात करी जाए तो अवैध जो मदरसे चल रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके खिलाफ जो सरकार ने जो है कार्रवाई के लिए सभी जिला अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 13 जिले के अधिकारी को साफ तौर से कहा गया है कि इनकी जांच करी जाए। जो भी मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो है सरकार कार्रवाई करने जा रही है। वहीं जिलाधिकारी देहरादून की बात करी जाए तो कल उन्होंने एक बैठक की थी अधिकारियों के साथ, जिसमें जो है तमाम मदरसे के जो लोग भी मौजूद थे और साथ ही जो है जो आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन साफ तौर से कहा गया है कि किसी भी तरीके का कोई भी जो बिना अवैध तरीके से जो मदरसे चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। तो वही बात करी जाए, जिस तरीके से मिड डे मील की बात करी जाए, एनसीईआरटी जो कोर्सेज जो है मदरसे में चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी डीएम ने एक पहल की है। और साथ ही जो है उत्तराखंड सरकार ने साफ तौर से कहा है कि अगर कोई मदरसा ऐसा है जिससे फंडिंग की जा रही है अवैध तरीके से, तो उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी जांच का विषय है, कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनके आंकड़े अभी निकल के सामने आएंगे, क्योंकि 416 से ज्यादा जो है मदरसे यहाँ पर चल रहे हैं जो वैध है, लेकिन उससे ज्यादा जो है अवैध मदरसे हैं। सचिन, कोई खिलाफ जो है डेडलाइन तय की गई है, कोई समय सीमा तय की गई है कि इस समय तक सारी जानकारियों को उपलब्ध कराना होगा? कोई वक्त तय है कि इतने समय में चीजों को कंप्लीट करना है? देखिए, अभी जांच का विषय है, सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं जिलाधिकारी को, क्योंकि इस पर जो है ये जो मामला है एक क्रिटिकल मामला है। इस पर जो है क्योंकि लगातार अधिकारी भी जांच कर रहे हैं, सबसे पहले उनको जो है डेटा जो है, जो आंकड़े हैं, वो पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, तो उत्तराखंड से पूरे डेटा मंगाए जाएंगे, कौन से मदरसे चल रहे हैं यहाँ पे अवैध तरीके से। तो उसके जब आंकड़े इकट्ठे जाएंगे, जिस तरीके से देहरादून के जो डीएम है सिविल पंच, उन्होंने बैठक भी की थी, साफ तौर से अधिकारी को निर्देश दिए हैं, तो उसके बाद जो है आगे भी जानकारी दी जाएगी। चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिए सचिन, आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही आज ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुझे और मेरी पूरी टीम को लखनऊ से दीजिए इजाजत। नमस्कार।